लोगों के कुछ सवाल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट सेशन है वो सवालों के जवाब भी हो जाएं और जो हम आपको बताना या आपसे साझा करना चाह रहे हैं वो भी होता रहे। बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं कि सवाल देख कर के ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस भाई ने कितनी मेहनत करी होगी समाज में, समाज को जगाने के लिए। तो इसलिए बुरा बिल्कुल नहीं मानना है अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो सीधी लगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप उसको समझें कि हमने क्यों कहा है। जैसे पहला सवाल है, मैं अगर अपने गांव में लोगों को षड्यंत्र के बारे में जागरूक करना चाहूं तो शुरुआत कौन से वाक्य या कौन से शब्द से करें? ये एक ऐसी लाइन है जो ये साबित कर रही है कि ये जो साथी है अपना, ये कभी भी समाज में जाकर बताने नहीं चला, लेकिन अंदर आग है कि मैं जगाना चाहता हूं। और कभी शुरुआत करी होगी तो किसी ने मानी नहीं, सीरियसली लिया नहीं, तो अब वो भरोसा भी है बंदे का, ये डगमगाया हुआ है कि मैं शुरुआत कहां से करूं। इसका बहुत साधारण सा जवाब यदि मैं दूं आपको, एक आदमी बीमार है, घर में बैठा है और कोई उससे मिलने के लिए जा रहा है या कोई रास्ते में जा रहा है, उसको तकलीफ है, शरीर में उसके कोई दिक्कत है, और सामने उसे 3 आदमी मिल गए। एक बहुत ज्ञानी महात्मा है जो परमात्मा पाने की पूरी विधि बता सकता है, दूसरा व्यक्ति है जो उसे हमारे जैसा कोई मिल जाता है, रुपए का पूरा मसला समझा के उसको आज़ादी, आर्थिक आज़ादी दिला सकता है, और तीसरा आदमी है जो कह रहा है कि मैं तेरी बीमारी दूर कर सकता हूं। तो उसके लिए तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हैं? जो उसकी बीमारी दूर कर सकता है, यानी उसको ना परमात्मा में इंटरेस्ट है, ना आर्थिक आजादी में इंटरेस्ट है, उसके शरीर में दर्द है, उस टाइम उसे उस दर्द से मुक्ति चाहिए कि किसी तरह इस दर्द से मुक्ति दे दो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, तुमसे मैं बाद में आके मिल लूंगा, भगवान वालों से भी कहेगा और रुपए वाले से भी कहेगा कि तेरे से बाद में मिल लूंगा, पहले मुझे इस आदमी की सुननी है क्योंकि ये मुझे अभी मेरे दर्द से मुक्ति दिला रहा है। इस बात का मतलब ये निकलता है, यानी मैंने ये निकाला, आप पता नहीं क्या निकालोगे, मैं इस बात का मतलब ये निकालता हूं कि सामने जो आदमी बैठा है, यदि उसकी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है, यदि उसकी बात को आप नहीं समझते हैं, उसकी समस्या से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भी आपकी जागृति को लेना देना नहीं है। समझ गए ना? इसको आप ऐसे भी मान लो कि आप एक क्रांतिकारी मानते हो अपने आप को, और सामने वाला व्यक्ति हद दर्जे का स्वार्थी हो जाए, वो अपने स्वार्थ में उलझा रहे, तो अब आपको उसके कोई मतलब नहीं है वो हमारे साथ आए या ना आए, क्योंकि आपको क्रांति करने वाले लोग चाहिए। अर्थात समाज में एक साथ चलने के लिए या किसी को समझाने या समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो दोनों व्यक्ति किसी ना किसी एंगल में एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हों, एक दूसरे को लाभ देते हों। यह सिद्धांत पूरी यूनिवर्स में, यानी यूनिवर्सल सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है लाभ का सिद्धांत। यदि मुझे लाभ नहीं है मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं भी अगर समाज के लिए, कुछ लोग कह देते हैं आप बड़े क्रांतिकारी हो, समाज जगाने चले हो, समाज के लिए आप इतना कर रहे हो, तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो निस्वार्थ काम करता हो, उसका अपना कोई ना कोई स्वार्थ उसमें निहित होता ही होता है। मैं जैसे बताता हूं कि मैं बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूं, मैं अपने बच्चे के लिए एक बेहतर समाज की स्थापना कर रहा हूं, मतलब मैं अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देना चाहता हूं, तो मैं तो अपनी अगली पीढ़ियों का रास्ता साफ कर रहा हूं, तो मैं स्वार्थी हुआ ना। उसमें बीच में हम सबका रास्ता साफ हो जाए, सबके लिए जगह बन जाए, तो उससे अच्छी बात क्या है? मैं उसको फिर ऐसे मानता हूं। समझ रहे हैं बात आप मेरी? मतलब मैं अपने लिए चल रहा हूं यहां पर मेरा चलना ऐसा है कि
मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा कि देख लो मैं अपने फायदे के लिए निकला हूं, मेरे साथ चलोगे तो आपका भी फायदा होगा, आपके बच्चों को भी वैसा समाज मिल सकता है, या आपका ये वाला मतलब हल हो सकता है। तो इसीलिए हमने समाज का कोई अंग छोड़ा नहीं। कौन सा अंग? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, और दूसरा आप जोड़ सकते हो वो, मतलब हमने सबको जोड़ लिया। अब इसमें से कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं बैठा है जिसमें से कम एक मुद्दा उसको नहीं चाहिए। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मुद्दा चाहिए इनमें से कोई एक, समझ रहे ना बात, या सारे, ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या समझ कहती है। अब सवाल पे आ जाते हैं हम। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि मैं उसको जो बात बताऊं वो कहां से शुरू करूं। इसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि सामने वाला आपको क्या समझता है। मान लो वो आपको पागल समझता है। पहले कभी आपने एक टाइम पे देखा होगा, बीमा बेचने वाले लोग आते थे ना, या कंपनी की 3000 की 4000 की मेंबरशिप देते थे ना, कि 1500 की मेंबरशिप ले लो, 4 आदमी बना दो तो मेंबरशिप हो जाएगा ऐसा। तो वो ऐसे लोग होते थे जो सन की होते थे, आते ही चालू कर देते थे, अरे देखो तुम BMW ले लोगे 2 साल के अंदर अंदर, ऐसा करके वो बोला करते थे। तो अब वो क्या करता है, जैसे ही वो उस MLM वाले को या बीमा वाले को देखता है ना, वो क्या करना चालू कर दिया, लोगों ने भागना चालू कर दिया, छुपना। आगे से दिख रहा है, मतलब अरे यार बिना मतलब दिमाग खराब करेगा, आधा घंटा खराब करेगा, इससे बेहतर है चलो इससे बात ही मत करो। तो अगर वो आपको स्वार्थी समझता है तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर वो आपको पागल समझता है तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन यदि उसको ये लगता है कि जो ये बात कर रहा है उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, या आज नहीं तो कल ये हमारे काम आ सकता है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। अर्थात आपका सामाजिक जो स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझाना शुरू करने से पहले कुछ यदि आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बन जाए। मतलब कैसे कि ये भाई पंचगव्य पे काम करता है, ये भाई की अपनी दुकान है, ये भाई मिट्टी पे काम करता है, ये ऑर्गेनिक खेती करता है, ये टीचर है, या ये फलाना डिपार्टमेंट में काम करता है, या कुछ भी काम करता है, वो कुछ भी मतलब कुछ भी करता हो। पहला स्टेटस ये है कि हमारे समाज में उसकी इज्जत होती है जो कुछ करता है, वो कुछ ही करता हो, समझे ना। तो पहले तो हमें कुछ अपने लेवल पे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए कि हम कुछ करते हों, वो चाहे पैसे के लिए ना करते हो, वो चाहे जैसे भी करते हो। नंबर 2, अब उस व्यक्ति के मन में यह होना चाहिए कि इसको बात समझ में आई हुई है और हमें इससे सीखना है, समझना है। मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं सिसोदिया जी भी, सचिन भाई भी, विष्णु भाई भी मेरे से बड़ी ज्यादा जानकारी रखते हैं। पर चक्कर क्या है कि लोगों ने यह मान लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे ये बताओ भाई, हमें नहीं पता। क्योंकि उन्होंने ये माना कि हमको तो उसको सुनना है, तो वो दूर से भी आ गए सुनने के लिए, बड़ी दूर दूर से आ गए हैं। हमारे साथी देखो उधर से आए, किधर से, त्रिपुरा से, अगरतला से आ गए, बंगाल से आए हुए हैं 10-11 साथी, तो राजस्थान से आए हैं। मतलब उनको लगा कि हमें इनको सुनना है, तो वो इतनी दूर से भी आ गए। और कुछ लोग जब आप उनके घर जाके सुनाओगे तो भी नहीं सुनेंगे आपकी बात। पड़ोसी भी नहीं, पड़ोसी तो नहीं सुनेंगे, पड़ोसी और नजदीक के रिश्तेदार और घर वाले नहीं सुनते। यहां तो सुनाने की कोशिश भी मत करना, ये मैं अगली लाइन बोलने वाला था। अगली गलती हम करते हैं अपने नजदीक के लोगों को समझाने की, जो हमारे करीबी रहते हैं। करीबी आदमी को कभी मत समझाओ। वो तो कई बार आपने यारी दोस्ती में ऐसा किया होगा ना कि यार वो पेड़ से फल तोड़ के लाने हैं और मालिक को पता नहीं लगने देना है, तो वो कहेगा तू एक काम कर, तू तोड़ के लिया, मैं खड़ा हूं देख रहा हूं, कोई आएगा तो बता दूंगा।
मतलब वहां मालूम होते हुए कि ये चोरी है, ये गलत काम है, हम फिर भी कई बार साथ दे देते हैं क्योंकि हमारे साथी का मन कर रहा था और कोई बड़ी चोरी भी नहीं है, ऐसा करके मान लेते हैं, खाने की चीज क्या है, कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको, ये जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रिश्ते जो नजदीक के होते हैं ये साथ देने के होते हैं, ये समझाने के नहीं होते। अब आता है कैसे शुरुआत करें, कौन से शब्द से और कौन से वाक्य से शुरुआत करें। आपने कभी किसी तमाशा करने वाले को देखा है? बोलो किसने देखा है तमाशा करने वाले को? अब तमाशा करने का उसका तरीका क्या है? वो ढोल बजाएगा, वो डुगडुगी बजाएगा, डुग 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 डुग, ऐसे ही बोलने चालू कर देगा, आओ भाई कदरदानो मेहरबानो, ये है मच्छरदानो, जो भी बोलेगा, क्या बोलेगा पता नहीं, वो बोलेगा, मतलब कुछ भी बोलेगा, और वो एक बार आपका ध्यान केंद्रित करेगा। आदमी रास्ते में चलता हुआ सोचेगा यार ये क्या कर रहा है, इसने अभी करना क्या है, ये इतनी डुगडुगी बजा रहा है। पास में अगर बंदर हुआ तो देख लेगा कि इसका मतलब ये बंदर बंदरिया का खेल दिखाएगा। पास में कोई रस्सी बंधी होगी तो बोलेगा कि ये रस्सी पे कोई बच्चा चल के दिखाएगा या बंदा कुछ चल के दिखाएगा करतब, या कुछ और नहीं है तो आदमी ढूंढेगा कि क्या है, और वो इंतजार करेगा। होता है ना ऐसा? मतलब हमारे साथी ऐसे हैं कि अगर शोर हो रहा हो तो वो होती है ना अर्थ रिमूवर, वो जेसीबी होती है, खोद रही होती है, उसको देखने के लिए आधा घंटा लगा देंगे, देखते रहेंगे खड़े खड़े कैसे 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 लेके आती है, कैसे डाल रही है ये ट्रॉली में। मतलब एक बार ध्यान आकर्षण हो जाए, ये पहला स्टेप है। दूसरा, वो अपनी बातचीत में पलटी मारता रहता है, मतलब बीच बीच में अपना सामान बेच के जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि सारा सामान इकट्ठा बेच जाए, सारी बात एकदम से कहेगा। वो पुराने समय में अपना सामान बेचने वाले कुछ लोग आते थे ना, तो गांव में सिनेमा का पर्दा लेके आते थे, प्रोजेक्टर ले आए हैं, तो पहले आधा घंटा फिल्म चलाते थे। फिल्म देखने के चक्कर में जब गांव वाले इकट्ठे हो जाते रात को, फिर अपना भाषण पेल देते थे 15 मिनट की, ये फिल्म आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले हमारी बात सुन लो। अब लोग बैठे, उन्होंने सोचा यार फिल्म बिल्कुल मजे के थी, अब देख के जानी है, पूरी करके जानी है, तो आधा घंटा इनको झेल लेते हैं। दिमाग लगाने की पोजीशन में थे ही, अगला बंदे ने अपनी बात बेल दी और वो अपनी बात कह करके, अपना सामान बेच करके, लोगों के नंबर नोट करके, लोगों से कह करके, और वो फिर निकल लेता और फिल्म अपना देख के अब अपने घर, वो अपने घर, लेकिन वो अपना काम कर गया। मतलब यहां जो दूसरा नियम चलता है वो अटेंशन का चलता है कि आप का ध्यान वहां तक है कि नहीं। कई बार आपने रैलियों में देखा हो ना, सारे के सारे कोई आपस में खुसर फुसर कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो इधर मंच पे आया हुआ आदमी कह देगा भारत की हुंकार है, और उधर से आवाज आएगी, सारे जने ऐसे बात कर रहे होंगे जनता ही सरकार है, तो वो जनता ही सरकार है, ध्यान आ गया, अब सबका ध्यान ऊपर हो गया, अब बात चालू कर दो। मतलब ये ध्यान अगले नंबर पर स्टेप है ये ध्यान का, कि अगला बंदा आपकी बात को ध्यान दे रहा है। अब नंबर आता है कौन सा शब्द और कौन सा वाक्य। उसके लिए आपको देखना है सामने वाला किस तबके से बिलोंग करता है। तबका कैसे देखो, कैसे पता चलेगा? आजकल अभी क्या है, ऊपर टोपी बांध रखी है, इधर दाढ़ी है, इधर मूछ है तो सरदार जी हो गए, मतलब पगड़ी है, इधर मूछ नहीं है तो मुल्ला जी हो गए, इधर टीका लगा है तो कोई हिंदूवादी हो गया है, कोई ये कोई राइट विंग का आदमी होगा, कोई दूसरे टाइप का, मतलब वो इधर ये किसी खास रंग का अगर डाला हुआ है तो पता चल गया ये तो उनका है। खास तरह के कपड़े या खास तरह का कुछ अपने आप को बताने के लिए कि मैं किस तबके से बिलोंग करता हूं, या तो वो बताएगा। नहीं करता हूं तो आपका वो जानकार है, आप उस गांव से हो तो आपको मालूम है कि ये कौन से तबके से है, ये किसान है, व्यापारी है, सरकारी नौकर है, प्राइवेट नौकरी करता है, मजदूरी करता है, या मतलब ड्राइवर है कि क्या करता है। ठीक, अब मान लो आपने तो सारा नॉलेज इकट्ठा किया था, एजुकेशन वाला, ट्रेनिंग करी थी एजुकेशन की कि मैं तो एजुकेशन पे काम करूंगा, और सामने वाला अनपढ़ है और उसके बच्चे भी बाहर जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब उसको क्या मतलब है आपके एजुकेशन वाली ट्रेनिंग से? भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना काम धंधा करते हैं और वो अनपढ़ आदमी है, ना उसे आपके साथ टीचर बनना, ना उसे एजुकेशन के प्रोजेक्ट में आना, ना उसके बच्चे है, ना उसके मतलब के आप हो, तो वो आपको क्यों ज्यादा फालतू की हवा देगा?
ये अगला स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि सामने जो बैठा है उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या समस्या है, क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो तो फिर वो क्यों आपकी बात सुने? अगर आप उसकी समस्या का निदान नहीं कर सकते तो वो आपकी क्यों सुने? समस्या में और समस्या में तो गांव वाले पड़े ही हैं इकट्ठे। कोई आदमी बाहर से गया है किसी को कुछ बताने के लिए तो ये अज्यूम किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को, बाहर से आए हुए व्यक्ति को ज्यादा पता होगा, तो सुनने का फायदा है ना सामने वाले के लिए। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि आदमी की मानसिकता क्या रहेगी सुनने के पीछे। तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि आपको सबसे पहले यह समझ होनी चाहिए कि सामने वाले की जरूरत का पता करें कि उसको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है। उसके दो तरीके हो सकते हैं कि अपनी बात को सीधी शुरू करो ही मत, बैठ जाओ, ताऊ चाचा जो भी आप बोलते हो आपस में राम राम करो, नमस्ते करो, बैठ जाओ, बात करो। अब वहां जो भी चल रहा हो, मतलब कई लोग आपने देखे हैं ना, बात नहीं है उनके पास करने के लिए तो क्या बोलेंगे? गर्मी बहुत हो रखी है। अब वो सामने वाला मतलब थोड़ा सा अगर समझता है तो बोलेगा गर्मी कहां है, मौसम तो ठीक है। नहीं, वो बस आज ही ठीक हुआ, कल तो गर्मी बहुत थी। या आपने कह दिया कि हां गर्मी है और बोलेगा अब की बार ज्यादा ही गर्मी हुई है कुछ ना। कह रहे थे साइंटिस्ट लोग कि अब के ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बर्फ पड़ गया है, ये गाड़ियां गुड़ियां काफी चलती हैं तो ये लोग ऐसा करते हैं, तो खेत भी जंगल भी कटने लग गए हैं और वो ज्ञान लगेगा झाड़ने के लिए। वो बेटा बेटा सुनता रहेगा, हाँ होता ही है, अरे नाश ही हो गया जमाने का, तो ये वो थोड़ी सी चालू करो, बस एक बार चालू होने के बाद फिर जो मर्जी कह लो भैया। अगर सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो। अगर आप स्पेशली गए हो, जैसे अभी हम लोग यहां 3 दिन के लिए झारखंड में आपके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो आप लोग भी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आए हो, हम लोग स्पेशल बोलने के लिए आए हैं, आप लोग स्पेशल सुनने के लिए आए हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सुनने के लिए आए हो, हम बोलने के लिए आए हैं। कभी कभी आप बोलने के लिए आओगे, हम सुनने के लिए, तो हम उधर बैठे होंगे, आप लोग इधर बैठे होंगे। अपना रोल हमको मालूम है कि नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जिस टॉपिक पर आप सामने वाले से बात करना चाहते हो उस टॉपिक की आपको नॉलेज है कि नहीं। यदि आपको उस टॉपिक की नॉलेज है तो आपको टॉपिक के बीच से बोलना भी आता है, शुरुआत से भी आता है और आखिर से भी शुरू कर सकते हो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सारी तब है जब हमारी टॉपिक के ऊपर कमांड ना हो और बोलने के लिए गिने चुने शब्द हो जो कहीं से कॉपी कर रखे हों। जैसे पिछले कुछ सालों में राजीव दीक्षित भाई को सुनने वाले लोगों ने राजीव भाई को फोटोकॉपी करना चालू कर दिया। जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही बोलना चालू कर दिया, अपनी खुद की रिसर्च करी नहीं। तो जब दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं और उसने भी राजीव भाई को सुना हुआ है तो बोलेगा अच्छा तुमने राजीव भाई को सुना है क्या? मैं भी राजीव भाई को सुनता हूं, मैं भी उनको फॉलो करता हूं। अब वो दोनों एक दूसरे को कभी कुछ समझा नहीं पाए क्योंकि दोनों अपने आप को राजीव दीक्षित समझते हैं। हुआ ये? वास्ता पड़ा किसी का ऐसे? पड़ा क्या? हाथ खड़ा करना जरा, किसी का पड़ा हो ऐसे राजीववादियों से, है कि नहीं? अब वो नहीं सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वहीं से सुना है, उन्होंने भी वहीं से सुना है। तो वो ये मान के बैठा हुआ है इसको मेरे से ज्यादा नहीं पता, वो बोल रहा है मेरे को इसको मेरे से ज्यादा नहीं पता। तो जब ज्यादा पता ही नहीं तो क्यों सुनूं किसी की? फिर वो बात में गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से ये बातचीत करता रहे, इसके बात में एक लूप होल निकल जाए और मैं इसका मुंह बंद कर दूं कि ना रे नहीं ऐसे नहीं बोला था, ऐसे बोला था, तुमने वहां वाला लेक्चर नहीं सुना था, मैंने पूरा सुना है, मैंने तो बिल्कुल 3 बार सुना है। इस टाइप की भाषा वो बोलता है। अर्थात जब आप इस ट्रेनिंग में आए हो, इस ट्रेनिंग के बाद यदि आपने अपनी रिसर्च नहीं की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपकी अपनी रिसर्च है कि नहीं है। यदि आपकी अपनी रिसर्च नहीं है तो कुछ नहीं होगा, यह सीधी सी बात मान के चलिए।
यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी को भी समझाने के लिए, किसी से भी जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो विचार आपके होने चाहिए, वो शब्द आपके होने चाहिए, वो वाक्य आपका होना चाहिए और आप उस पर भरोसा करते हुए होने चाहिए। क्योंकि सुनने वाला आदमी आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, वो देखता है कि इसने ये कॉपी किया हुआ है या ये सच में इस बात को अंदर तक मानता है। यदि वो अंदर तक मानता है तो बोलना अंदर से आएगा, और यदि वो अंदर तक नहीं मानता है तो सिर्फ जबान से आएगा। तो बात जबान से आ रही है कि अंदर से आ रही है, वो सामने वाले ने अगर महसूस कर ली तो कनेक्शन बनाना आसान है। फिर आप बात कहीं से शुरू कीजिए, कोई बात कीजिए, आप जुड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बड़े बड़े मंच देखे होंगे, कितना बड़ा ऐसे चालू करते हैं वो, सम्मान के योग्य बैठे मेरे क्रांतिकारी साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई विष्णुदेव गुराई, फिर विष्णु से नंबर लेंगे किस किस भाई ने इसमें योगदान दे रखा है, वो नाम दो, सारों का नाम पढ़ेंगे, आदरणीय फलाना ढिमकाना, आदरणीय फलाना, सम्माननीय, ये इनका सम्मान, ये वो सम्मान, इतना करके सबको इतना करके वो पहले अभिवादन करते हैं। वो पर्पस किसी तरह से ये इसी बहाने जुड़ जाएं। और यदि आपके अंदर से आवाज आ रही है तो फिर कोई आदमी सीधा ही बात चालू कर देता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है पहले से ही, उसे जुड़ने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं? मतलब ये इसलिए भी है कि आपको फॉर्मेलिटीज के अंदर जाना है कि सीधा कनेक्ट होना है। सीधा कनेक्ट होने के लिए आप जो भी कहो बस अंदर से कहो। यहां इसलिए हमारी पहली जो सलाह है आपकी कि किसी को समझाने के लिए जब आप जाएं तो ओरिजिनल रहिएगा। ओरिजिनल मतलब कोई मिलावट या बनावट जितनी कम होगी उतना अच्छा रहेगा, उतना बेहतर रहेगा। हो सकता है फिर आपको समझ थोड़ी भी होगी ना, चीजों की ज्ञान की कम भी होगी, तो जब सचमुच आप ओरिजिनल रहेंगे तो आपको इस बात का खतरा नहीं रहेगा कि मैं रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि तब आपको यह मालूम होगा मुझे पता ही नहीं था बात का, तो ठीक ही बात हुई भाई, इसका मतलब मैं पता करके आऊंगा, पहले बात पता करूंगा, पहले नॉलेज लूंगा, तभी मैं सामने वाले को नॉलेज दूंगा। तो ये रहेगा। गांव-गांव में महिला समिति बन रही है कर्ज देने के नाम पर, क्या यह 100% गलत है या इसमें कुछ सही है? क्या यह बंद होनी चाहिए? देखिए, समाज क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बंद करेगा या और खुलवाएगा, यह तो तय करेगा समाज। लेकिन पहले हमें बतानी है एक बात, हमको समाज को एक बात कहनी है, समाज तय कर ले उसके बाद कि क्या सही क्या गलत। उन्होंने एक बताया आपको एक बात, जैसे कल हमने बिजली के ऊपर लंबी चर्चा करी, आज हम महिला के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि महिला एक बड़ा मुद्दा है। फेमिनिस्ट जो हैं महिला बराबरी के नाम पर बहुत नौटंकी करते हैं और महिलाओं का उत्थान करने का बड़ा बात करते हैं, महिलाओं की बुरी हालत है ऐसा बताते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आदमी जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें पुरुषों की चलती है, ऐसा बताते हैं। मैंने वो समय देखा है, मुझे नहीं पता आप में से किस किस ने देखा होगा, जिसने देखा होगा वो हाथ खड़ा करेंगे। मैंने वो समय देखा है जब मेरे घर में जितना भी पैसा आता था तो मेरे दादाजी मेरी दादी के हाथ में दिया करते थे, ला करके बाहर से कुछ भी लाना होता था और वो तय करती थी कि वो कहाँ रखना है। देखा है आपने ये हालत? मम्मी पापा या दादा ने देखा हो, मेरे पिताजी भी ऐसा, मेरे पिताजी तो अपने भाइयों को देते थे, लेकिन यहां पर मेरे दादाजी के केस में मैंने देखा है, आपने देखा है ना, इसका मतलब आपके परिवारों में ऐसा हुआ है। घर में खाने का क्या आएगा, क्या बनेगा, लड़की को शादी में कितना देना है, जेवर कितने होंगे, कपड़े कितने होंगे, किस तरह के होंगे, किस तरह से शादी, किस किस को बुलाना होगा, बुआ को कितना देना, फूफा को कितना देना और क्या देना, ये सब महिला तय करेगी, आदमी बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। ये किस किस ने देखा है? देखा है, इसका मतलब आपने कि ये महिला तय कर रही है। ठीक है,
महिला घर में बैठी है और आदमी बाहर जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक। इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, इसको आपको दोनों एंगल, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप उसको अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपने देखना है। और ये कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, ऐसे मुझे पूरा यकीन है। प्राइवेट कंपनी में किस किस ने काम किया है? हाथ खड़ा करो। आपने काम किया है। उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव का फिर बॉस होता है, टीम लीडर होता है, और फिर टीम लीडर के ऊपर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होता है, और फिर एक ब्रांच मैनेजर होता है, लगभग मतलब जो लास्ट वाला। तो पहले लेवल पे जो एंट्री है, सेल्समैन वाली एंट्री है, वो किस किस ने करके देखा है काम? आप में से करके देखा है? अब मुझे आप ये बताइए कि कंपनी में सबसे ज्यादा दौड़ धूप कौन करता है, मैनेजर या फिर सेल्समैन? सेल्समैन। सेल्समैन से ऊपर आ जाएगा तो वो थोड़ा कम दौड़ धूप करेगा, जहां जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहां जाएगा। और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो है वो मतलब बहुत कम जाएगा। और फिर बिल्कुल एंड में बात आती है, ब्रांच मैनेजर कहीं नहीं जाएगा, महीने में कोई एक दो विजिट करेगा तो करेगा। ऐसा ही होता है। तो आपके घर में सेल्समैन वाली पोजीशन में कौन है? महिला है कि पुरुष है? और मैनेजर वाली पोजीशन पे कौन है? सोच करके देखो आप, हैं? अभी भी वही है, लेकिन उसको उन लोगों ने प्रेजेंट कैसे किया कि ये घर में बांध कर रखते हैं। बाहर काम किया उसको बोला सैलरी मिलती है, घर में काम किया उसको बोलते हैं फ्री में आया की तरह या मेड की तरह काम करवाते हैं कि नौकरानी, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूं, मैं क्या तुम्हारी रोटी खिलाने के लिए आई हूं। ऐसा करके वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे टीवी और मीडिया के माध्यम से कि नहीं। महिला घर से बाहर काम क्यों करेगी, पहले बताइए आप। नहीं क्यों? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महिला ने क्या सोचा कि मैं घर से बाहर काम क्यों करूं, और किस महिला को घर से बाहर काम करने की जरूरत पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने देखा शुरुआत में जिन महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर काम किया, उनके मुख्यतः दो तीन कारण थे। पहला, उनकी सास सुबह से लेकर रात तक दिमाग खाती थी, उससे मुक्ति पानी थी उनको कि किसी तरह 2 घंटे सही 4 घंटे सही इससे पीछा छूट जाएगा मेरा। ठीक। दूसरा, मतलब पहले दूसरे नंबर पे कौन सा रखना ये आप तय कर लेना, मैं तो बता रहा हूं कि एक कारण ये था। दूसरा, पति शराबी है या ऐसा है कि जितना कमाता है बाहर फेंक आता है, ऊपर से कर्जा ले लिया है, रोज घर में कोई ना कोई आता है, उसका खर्चा चलाना है, बच्चे की फीस भरनी है, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब ईएमआई इतनी है, खर्चा इतना ज्यादा है, मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसा काम जिसमें कमाई भी होती हो। तो उस महिला ने जिसने कमाई के लिए पैसा काम चालू किया, उसने वो काम भी नहीं छोड़ा जो बिना कमाई का था। बच्चों को मतलब बच्चों के लिए खाना बनाना, घर तैयार करना, वो भी किया, और दूसरा 2 काम किए, उसने डबल काम किए, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो जरूर कि वो घर में रहने वाला काम छूट जाएगा उसका, उससे पीछा नहीं छूटने वाला है उसका। क्योंकि अभी भी ये बात है कि अभी भी मां को संतुष्टि इसी बात से मिलती है कि मेरे बच्चे को खाना मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं। मतलब जिन भी घरों में थोड़े संस्कार बचे हुए हैं, कितना ही अमीर घर हो, कितने ही पैसे वाला घर हो, कितना ही बड़ा हो, मां कोशिश ये करेगी कम से कम बच्चे को तो अपने हाथ से खिलाऊं मैं। मां नौकर के हाथ का खाना खिलाने नहीं देगी किसी को, क्योंकि वहीं से जुड़ने का एक रास्ता बनता है। ऐसा महिला को पता है कि परिवार को जोड़ने का एक रास्ता है ये रसोई। फिर और काम किसने किया? तीसरा काम करने वाली कौन थी? महिला। क्योंकि ये मेरे सामने, मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूं, बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, मेरे सामने ऐसे केस रेगुलर आते हैं जब किसी लड़की का कॉलेज जो है वो उसके शहर में कॉलेज है, वो जिस डिग्री में उसे दाखिला लेना है उसके शहर में कॉलेज है, उसके मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम यहां पर ले लो दाखिला, और वो कह रही है नहीं मुझे तो देहरादून लेना है, मुझे तो चंडीगढ़ लेना है, मुझे तो मुंबई लेना है, मुझे तो इस आर्ग्यूमेंट दे रही है कि वहां बहुत अच्छी पढ़ाई है। फिर जब मेरे पास आते हैं, फिर मुझे पढ़ाई की असलियत बताता हूं, तो फिर वो लड़की फिर अंदर ही अंदर मुझे बताती है मुझे अपनी मां से पीछा छुड़ा के जाना है, ये सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे पड़ी रहती है।
मतलब इनडायरेक्टली वो पता लग रहा है कि यहां पर बंधन जो है वो ज्यादा महसूस कर रहे हैं और बाहर जाएंगे तो आजाद महसूस करेंगे बच्चे, या ऐसा वो माहौल बना दिया गया तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ा। वरना मैनेजर काहे को अपने दफ्तर से बाहर निकलना चाहेगा भाई, जिसको अपना काम करना है। दूसरी बड़ी गड़बड़ हुई कि जब ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आए तो ज्वाइंट फैमिली में एक महिला को एक हिस्से का काम करना होता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली आते ही उसे सारे काम खुद करने पड़े। पहले अपने चॉइस का काम वो ढूंढ लेती थी, तब तो करने पड़े। ठीक है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि घर में रहकर भी उसे काम करना है, बाहर भी उसे काम करना है। घर काम कर रही है वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए, बाहर काम कर रही है वो कंपनी के लिए, बॉस के लिए। ज्यादा बेटर कौन सा है? बॉस के लिए काम करना, बाहर के लिए काम करना, या घर वालों के लिए काम करना? फिर जो महिला बाहर काम कर रही है वो सुबह निकल रही है, शाम को आ रही है, बसों में धक्के खा रही है, बसों में तरह तरह की मनचले और बेवकूफ किस्म के लोग मिलते हैं। समाज में जो इस टीवी के माध्यम से वीडियो और ये इंटरनेट से जो खराब मानसिकता के लोग हैं वो बहुत तरह, आपने देखा ही होगा ना, बसों में और रेलों में किस तरह के लोग मिलते होते हैं। तो उसमें वो ज्यादा टेंशन में रहेगी या फ्री माइंड रहेगी? वो उसको सुबह भागती है, लेट होने की जल्दी रहती है। दिन में बच्चे कहीं छुट्टी हो गई, आज बच्चे घर पे ही होंगे, लड़ रहे होंगे, खाना खाया होगा कि नहीं होगा, शाम को वापस घर भागने की जल्दी, घर भाग करके बच्चों को खाना खिलाने की जल्दी, फिर बस में उन हरामियों को भी टकराना है जो बिना मतलब के छेड़ने की फिराक में रहते हैं। कोई फोन नंबर देने के चक्कर में रहता है, कोई हाथ लगाने के चक्कर में रहता है। बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस आप लोगों ने देखी होगी है। अब बताओ, उधर जाके बॉस जो है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी चलेगी छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है, उसको जरूरत है अपने परिवार के लिए। और कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जहां पर नौकरी का मतलब ही शोषण है। मतलब ये तो सबको, आपको नहीं पता है तो मतलब ऑनलाइन भी बोलने की जरूरत नहीं, वो फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कि ये हमारे पूरे प्रोफेशन के ऊपर लगा रहा है ना। कुछ प्रोफेशंस के बारे में तो हमारे परिवार वालों को पता ही था कि भैया हमें इस प्रोफेशन में अपने बच्चे को, अपनी लड़की को खास तौर पे नहीं भेजना है। लड़की को क्यों नहीं भेजना है? वाई? लड़की ही इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर देवी क्यों बोला लड़की को? जितनी पूजा कोई धरती माता की करता है ना, अगर कोई कबीलियाई बैठा हो यहां, अगर कोई आदिवासी बैठा हो जहां कबीले की प्रथा हो, और या पुराने वक्त की अगर देखी जाए, या कभी किसी टाइम का अगर पुराना इतिहास, कोई गौरवशाली इतिहास हो, तो आपको पता चलेगा कि लड़की तय करेगी कि उसने किसके साथ शादी तय करनी है, उसके घर वाले तय नहीं करेंगे। देखा है आपने स्वयंवर के बारे में और इन सब चीजों के बारे में आपने सुना होगा रीति रिवाज, कि लड़की तय करेगी कि उधर जो शादी के लायक जितने लड़के होंगे वो अपना, पहले जो लड़की होगी वो बताएगी कि या तो पहले ही पसंद कर ले, नहीं तो वो युद्ध होगा, या जो जीतेगा वो उसका वर बनेगा। ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि औरत जो है ना वो परमात्मा के, प्रकृति के, सृष्टि के, निर्माण के सबसे नजदीक की कड़ी है इंसान की। आदमी जितना मर्जी जोर लगा ले, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर आपकी औरत गुजर जाए, मर जाए, तो बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आपका आदमी मर जाए तो शादी के लिए, बच्चे के लिए फिर से औरत की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्यों? कि नहीं? गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बीज कैरी करना है, जो कि सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण काम है। पेड़ है, मरने से पहले बीज जरूर देके जाता है, फल के अंदर सुरक्षित करके जाता है। आम है, सेब है, अमरूद है, अंगूर, कुछ भी है वो मतलब ऐसे शील्ड करके अपने फल को देगा, फल के अंदर बीज छुपा के देगा कि आदमी की जरूरत का काम का नहीं है, उसे फेंक देगा तो फिर से सृष्टि में आ जाएगा बीज के जरिए है।
दूसरे जीव जंतु हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए जंगल में आग लग गई है तो पक्षी घोंसले से उड़ते नहीं हैं। अगर उनको अपने अंडे बचाने हैं, अपने बच्चे बचाने हैं, तो वो वही जल जाएगा। मतलब कोई पक्षी, मां होगी ना, वो जल जाएगी, लेकिन अपने अंडे को, अपने बच्चे को जलने नहीं देगी, पहले खुद जलेगी। देखा होगा, हम लोगों को भी देखा होगा, दादा अगर कोई घर में है आप में से कोई दादा बन गया हो, जो हाथ खड़ा करना, जिसके घर में पोता पोती है। तो आपने दादा से सुना होगा क्या, कि भाई मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, यानी बेटे से ज्यादा प्यारा उसे कौन होता है? पोता पोती, देवता देवती, ये होते हैं नाता नातिन है, होते कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि मान लो 80 साल जिंदा रहना है, तो जो 60 साल का दादा है, 70 साल का, वो तो 10-20 साल जिएगा। जो 30-40 साल का बाप है, वो 30-40 साल जिएगा, 40-50 साल। और जो बच्चा अभी 5 साल का है, वो तो 75 साल जिंदा रहेगा इस उम्मीद में। तो वो सबसे ज्यादा पहले, अगर 3 आदमियों में से एक को बचना होगा, तो सारा परिवार किसको बचाने का यश करेगा? बताओ जरा। मान लो 3 में से एक को बचना है, आपके सामने कंडीशन रख दी, तो किसको बचने को कहोगे आप? बच्चे को बचाने को कहोगे आप, क्योंकि वहां बीज है। अगर मां डिलीवरी के टाइम पे मां को इतना पेन हो रहा हो और अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए और डॉक्टर ये कह दे कि मां और बच्चे में से एक बचेगा, आदमी तो निर्णय ले सकता है कि यार मां को बचा लेते हैं, बच्चा दूसरा पैदा कर लेंगे, लेकिन मां से पूछोगे तो मां कहेगी मेरे को बेशक हो जाए, मेरा बच्चा बचना चाहिए। एक भी मां नहीं कहेगी। नहीं, मतलब बीज इतना इंपॉर्टेंट है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं। और बीज को कैरी करने का काम कौन कर सकता है? केवल मां कर सकती है, केवल महिला कर सकती है, केवल मादा कर सकती है। इसीलिए हमारे पुरखों ने महिला की पवित्रता को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि काम करने के लिए नहीं भेजना है, कचरा संसार में नहीं भेजना है जहां थोड़ी सी भी टेंशन होती हो, लेकिन शिक्षा सारी देनी है। जोड़ घटा गुना भाग, बुनाई कढ़ाई सिलाई, और जो घर में जरूरत के काम है और बच्चे को पालन पोषण में जो काम आ सकते हैं वो सारे काम सिखाने हैं। साथ के साथ आयुर्वेद का ज्ञान कुदरती तरीके से इतना होता है कि महिला को मालूम होता है किस मौसम में क्या खिलाना है, किस मौसम में नहीं खिलाना है, किस उम्र में खिलाना है, किस उम्र में नहीं खिलाना है। यह कुदरती तरीके से शिक्षित किया गया हमारे लोगों ने। और यह कहा गया, जैसे आदमी अगर मतलब कैरेक्टरलेस होता है उसको फिर भी हजम कर लेते हैं लोग, औरत का कैरेक्टरलेस होना हजम नहीं होता है लोगों को। कारण क्या होता है? क्योंकि उसकी पवित्रता ही प्योर बीज को कैरी करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सृष्टि की प्योरिटी को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने इस तरह का ध्यान रखा कि एक केवल महिला ही है जो हर महीने शुद्ध हो सकती है। जो माहवारी का जो प्रोसेस है, आजकल जो दवाइयां खाने के जो कचरा खाते हैं हम लोग, और जो टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसकी वजह से माहवारी पेनफुल होती है। अभी पेट में दर्द होता है लड़कियों को, जो आजकल जो नहीं है। अदरवाइज जो पुराने टाइम की जो महिलाएं हैं उनके लिए कभी भी माहवारी पेनफुल नहीं रही। उनके लिए एक प्रोसेस थी, वो 1 महीने का दर्द कभी नहीं होता था। यानी कि माहवारी इतनी सेक्रेड, यानी इतनी पवित्र चीज मानी गई है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है कि उस टाइम पर क्रिएशन का, आप देखिए, उस ऊपर हाई डायमेंशन से स्पिरिट के मूव करने का, आत्मा का शरीर में एंटर करने का रास्ता है, वो पोर्टल है वो बेसिकली। ऊपर स्वर्ग नरक और इस धरती का पोर्टल वहां महिला के जरिए दिया गया है। और उस पोर्टल को, उस पूरे शरीर की संरचना को खराब करने का सबसे ज्यादा काम होता है टेंशन का। यानी आपको केवल घर में टेंशन देनी है, पूरे सृष्टि की संरचना को डिस्टर्ब करना आसान हो जाएगा। और घर की औरत को इसीलिए बाहर के मामलों में दखल नहीं देने को बोला कि तुमने दखल नहीं देना है। कहते हैं ना, बहुत सारे घरों में कहते हैं जिस घर में औरत की चलती है वो घर तो घर होता ही नहीं, ऐसा लाइन बोली जाती है ना, है कि नहीं? इसलिए नहीं, घर में इसलिए औरत से पूछा इसलिए नहीं जाता है कि उससे पूछेंगे वो इमोशनल होती है, ढेर सारी सलाह दे देगी, सलाह नहीं मानेगी तो घर में झगड़ा, मान लिया तो पंगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है बाहर की गालियां कितनी मिलती है। आदमी का कितना बाहर जाके कितने गालियां खाता है, औरत को क्या पता घर में। इसलिए वो औरत को नहीं बताते कि तुम अपने काम से काम रखो,
ये बाहर की गंदगी को हम अपने आप ढोते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी इसलिए उसको बचता रहता था कि औरत से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ प्रेम प्यार, घर की बात, परिवार की बात, डंगरों की बात, खेत की बात, ये कर लो, बाहर दुनियादारी की बात घर में ना करो। इसलिए नहीं था कि औरत को वो कमजोर समझता था या औरत को वो मूर्ख समझता था या वो औरत से बात करना नहीं चाहता था या बात करने लायक समझता नहीं था। लेकिन नहीं, अब तुम्हारी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। वो बाहर जाएगी, वहां जाएगी तो कॉलेज में देखेगी कि लड़के सिगरेट पी रहे हैं तो वो बोलेगी मैं क्या तुमसे कम हूं, हम भी पिएंगे। हैं? तुमको ही सारे उल्टे काम करने की आजादी क्यों है, हम भी करेंगे। तुम ही दारू क्यों पियोगे, हम भी पिएंगे। तुम ही क्यों घूमोगे, हम भी घूमेंगे। तुम क्यों दो दो लड़कियों के साथ घूमोगे, हम भी दो दो लड़कों के साथ घूमेंगे। फिर बराबरी तो ऐसे ही होगी। देखो, क्योंकि औरत को पवित्रता से गंदगी के लेवल पे आना पड़ेगा बराबरी करने के लिए। तो औरत का लेवल पहले इतना ऊंचा है और वो कह रही है मुझे आदमी के बराबर आना है। आदमी यहां खड़ा है, वो नीचे आना पड़ेगा, उसको अपना लेवल गिराना पड़ेगा आदमी की बराबरी करने के लिए। तो कि नहीं, फिर वो कहेगी गुटखा मैं भी खाऊंगी, दारू मैं भी पीऊंगी। भाई बराबरी के लिए तो उसे सारे उल्टे ही काम है। आदमी तो जो कर रहा है बाहर, गालियां खाना, गालियां देना है और सेल्समैन की तरह काम करना। वो कह रही है ना ना मैनेजर नहीं रहना, मुझे सेल्समैन बनना है, मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे नौकर बनना है। तुम्हें घर का मालिक बनाया था, तुम नौकर बनने के लिए दौड़ चली। क्या नहीं समझ आ रही मेरी बात? मैं इसे क्यों इतनी लंबी घुमा के लाया हूं बात को? क्योंकि अब अंत में उन्होंने देखा कि नौकरी भी हर महिला नहीं कर सकती, इसलिए हर महिला को टेंशन नहीं दी जा सकती, हर महिला को उस डिप्रेशन के लेवल पर नहीं लेके जा सकता। तो फिर हर महिला को कैसे जोड़े कि एक काम करते हैं, महिला उत्थान के नाम पर सबको लोन दे डालते हैं। अब लोन दे दिया, सोचो जरा कमाल की बात देखो, आदमी की जो लोन है, कैपेसिटी है, आदमी जो लोन देगा वो तो कमा के तनख्वाह में से या बिजनेस में से दे देगा। औरत तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं रही है जिससे उसे कमाना पड़ता हो, तो उसे तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी? ओ सॉरी, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब देनी पड़ेगी? आदमी को इंस्टॉलमेंट कब देनी पड़ती है? महीने में ना। औरत को कब देनी पड़ती है? हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में। यानी कि उस पूरे 30 दिन में से उसकी माहवारी का जो भी समय आ रहा हो, उसके आसपास उसकी इंस्टॉलमेंट देने का समय भी पक्का आएगा ही आएगा। यानी वो जो टेंशन वाला समय है वो उसकी माहवारी के समय होगा। तो हर महिला को टेंशन दे करके उसको सृष्टि से दूर करना, प्रकृति के से दूर करना, परिवार से दूर करना, परिवार का सत्यानाश करना मुख्य काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। स्वयं सहायता समूह के नाम पर जो गांव में समिति बन रही है, इसके नाम पर महिलाओं को बर्बाद करना लक्ष्य है उद्योगपतियों का, सरकारों का। क्योंकि वो कह रहे हैं अब आदमी या बच्चा पैदा करने के लिए औरत की कोख की जरूरत नहीं है, अब मशीन में बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। अब आर्टिफिशियल वूम्ब जो है हमने बना लिया है, अब एआई वाला वूम्ब बना लिया है, गर्भाशय बना लिया है, अब औरत की आवश्यकता नहीं है। तो अब औरत अगर ये कहे कि लड़की कहे कि मुझे लड़का बनना है तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बन रहा है ना भाई, लड़की लड़का बन रहा है, लड़का लड़की बन रहा है। वो मेन जो उसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है कुदरत का, वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब कोई इसको सही कहेगा, कोई इसे गलत कहेगा, और मैं इसे फिर वहीं पे लेके जाऊंगा कि आपको यह बताना है मुझे कि भाई ये लड़का लड़की वाला लिंग परिवर्तन बढ़िया है क्या? LGBTQ वाला जो सिस्टम है ये अच्छा है क्या? या ये जो सिस्टम इन्होंने चालू किया है आर्टिफिशियल वूम्ब का और ये बीज को खराब करने का, चाहे खेत का बीज है, चाहे डंगरों का है, पशुओं का है, चाहे इंसान का है, तो क्या ये बढ़िया है? तो उसके लिए तो फिर एक ही जवाब बनता है, पुराना कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कि भाई आप बढ़िया बीज केवल तब बना सकते हो जब आपको उस संस्था से ज्यादा अक्ल हो जिसने ओरिजिनल बीज बनाया था।
पेड़ों का, फसलों का, डंगरों का, इंसान का पहला ओरिजिनल बीज किसने बनाया? प्रकृति ने, परमात्मा ने। वो तो उससे बढ़िया तो तब बना सकते हो जब आपको उससे ज्यादा नॉलेज हो। भाई आपको वो वाला बीज बनाना आनंद आता हो तभी आप उससे बढ़िया बना पाओगे। तो क्या जो डॉक्टर हैं या जो ये राक्षस हैं फार्मा कंपनी वाले, बिना ओरिजिनल जीन्स के, बिना ओरिजिनल बीज के भी नया बीज बना सकते हैं क्या? ओरिजिनल बीज बना सकते हैं? इसका मतलब वो बने बनाए बीज में छेड़छाड़ कर सकते हैं खाली, कि तुम छेड़छाड़ तो कर सकते हो, विकसित बीज नहीं बना सकते। मतलब क्या निकला इसका? मैंने इसका यह मतलब निकाला कि भाई प्रकृति ने जब बीज बनाया था तो पूरे ब्रह्मांड को ध्यान में रखकर बनाया था कि मेरे इस बीज बचाने से केंचुआ तो नहीं मर रहा, कोई कीट तो नहीं मर रहा, कोई पेड़ तो खराब नहीं हो रहा, जमीन तो बंजर नहीं हो रही, उसका पोषण तो खराब नहीं हो रहा, पानी तो प्रदूषित नहीं हो रहा, कोई केमिकल तो चीजों में नहीं मिल रहा। ये पूरी चीजें ध्यान में रखी प्रकृति ने जब बनाया, पशुओं का भी, आदमी का भी, और पेड़ों का भी, फसलों का भी। क्या इंसान भी इन सब चीजों को ध्यान में रखता है? उसको तो खाली प्रोडक्शन चाहिए कि भाई 10 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल होना चाहिए, जैसे मर्जी हो जाए, है? उसके बाद भी ये तो झूठ है। मतलब उसको उसका ध्यान ये है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा जो फोकस है वो प्रोडक्शन है, बेहतरी नहीं है, केवल बदलाव है, केवल बदलाव कर रहा है। इसका मतलब है छेड़छाड़ कर रहा है। तो जो मकसद खेत का बीज छेड़छाड़ करने से हल होता है, वही मकसद आदमी का बीज छेड़छाड़ करने से होता है, वही मकसद आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से फिर अगर आपको देखना पड़ेगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बीज बनाया उसने, वो बीज बनाया उसने, वो गड़बड़, तो फिर आपको पता चलेगा कि खेत का जिसने बीज बनाया था वो टेक्नोलॉजी जिसके नाम पे पेटेंट है, आदमी का बीज जो बना रहा है वो टेक्नोलॉजी भी उसी के नाम पे पेटेंट है। और जो डंगरों के बीज बना रहे हैं, संकर बीज बना रहे हैं, दोगले बीज बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के नाम पर है। और वो बीज के बाद जो उनके अंदर दवाई डालनी पड़ेगी, जो फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, जो खाद उनको रासायनिक डालनी पड़ेगी, वो सारे रसायन का पेटेंट भी उसी कंपनी के पास है। और उनको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोध के नाम पर जो नौटंकी चलती है उसकी फंडिंग भी उन्हीं लोगों से आती है। और उससे जब बीमार होते हो, बीमार होने के बाद जो आप दवाई लेते हो, वो दवा कंपनी का पेटेंट भी उन्हीं के नाम पर, वो दवाइयां बनाने का भी उन्हीं के नाम पर है। तो फिर हमें देखना आता है कि क्या फिर जो कल हमने बिजली से जुड़े हुए षड्यंत्र बताए थे, तो क्या वो सारे के सारे एक ही लोग थे? तो पता चलेगा कि मोबाइल कंपनी का पेटेंट, फिर इंटरनेट का पेटेंट, फिर उसमें डाले गए सॉफ्टवेयर का पेटेंट, गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, वीचैट का, व्हाट्सएप का, बिजली वालों का, पंखे का, मोटर का, वॉशिंग मशीन का, कूलर का, एसी का, भवन निर्माण का, सबका टेक्नोलॉजी का पेटेंट उसी ग्रुप के पास है। इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे, फायदा किसको होगा? उसी ग्रुप को। और आपका क्या होगा? सर्वनाश या सत्यानाश? एक ही बात है। परिवार टूटेगा अलग, डिप्रेशन आएगा अलग, बीमारियां होंगी अलग, है कि नहीं? फिर आ गया जी अगला सवाल। बहुत है इतना? कहीं गया यार, सवाल पूछ लिया, गलती कर ली हमने। हर व्यक्ति को अपने अधिकार जानने के लिए कौन सी सरल भाषा की किताब चाहिए? भाई सरल बोल के गलती कर दिया आपने। सरल भाषा की किताब तो आपको बनानी पड़ेगी, हमको बनानी पड़ेगी। आपके अधिकार जानने की किताब अगर सरल बना ली उन्होंने, है तो सबको ना पता चल जाएगा।
इतने पागल थोड़ी रहा वो। आपके अधिकार जानने की सरल भाषा तो या तो आपको फिर कानून की किताब पढ़नी पड़ेगी और या फिर आपको अपना संविधान पढ़ना पड़ेगा। और जब संविधान और कानून पढ़ने बैठते हो तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ऐसे घूम घूम के बात बताते हैं कि आदमी जब तक आखिरी लाइन तक पहुंचता है तब तक पहले क्या था वो भूल जाता है। पहले वाले को याद करने लगता है, बीच वाला कंटेंट भूल जाता है, तो फिर उसको वो पल्ले पड़ता ही नहीं है। तो आखिर इसीलिए उसको पढ़ने से बचते हैं, फिर पढ़ाने से बचते हैं और फिर आगे बताने से तो और भी बचते हैं। तो इसलिए अपने अधिकारों का तो अगर सिंपल भाषा में अगर किताब जाननी है तो सिंपल भाषा में तो एक ही किताब है, वो है कुदरत की किताब। कि जहां कुदरत के नियम का उल्लंघन होता हो वो हमारा अधिकार है उसको बचाना, बस वही हमारा काम है। रियलिटी में तो वही है, बाकी सब तो नौटंकी है। क्योंकि अधिकार बचाने की जो किताब है, जो कानून की किताब है, उसमें भी जो पहली लाइन है वो यही है कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, यानी प्राकृतिक न्याय ही सबसे ऊपर रहेगा। किसी जज से भी ऊपर अगर कोई चीज रहेगी तो क्या रहेगी? नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस देख लो क्या है। अब नेचुरल जस्टिस ये है कि भैया पहला नेचुरल जस्टिस तो ये है कि आपको और हमको और किसी दुनिया के इंसान को, जीव जंतु को या पेड़ पौधे को आदमी ने नहीं बनाया। क्यों जी? और अगर उसे आदमी ने नहीं बनाया तो आदमी का उसके ऊपर अधिकार नहीं हो सकता। समझ गए? तो इसका ये पहला नियम तो ये हो गया कि आदमी आदमी को नहीं बता सकता कि तुमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हां, मेरे कुछ करने से, मेरे किसी अधिकार का एक्सेस करने से आपके अधिकार का हनन होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई जैसे मुझे अधिकार मिला कि मैं पूरी धरती पर जहां चाहूं वहां विचरण कर सकता हूं। आगे से एक आदमी आ रहा है और मैं जाके उसके आगे खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं कि मैं तो जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। वो इधर सरके मैं भी इधर सरक लूं, वो इधर सरके मैं भी उधर सरक लूं। वो बोले यार तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं जहां मर्जी जा सकता हूं। तो अब वो बोल सकता है कि तुम तो जहां मर्जी जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा इस तरह से जहां मर्जी जाना मेरे जहां मर्जी जाने को रोक रहा है। तो फिर तुम्हें अपने मूवमेंट में इतना बदलाव करना पड़ेगा कि मैं जहां मर्जी जाना चाहूं वहां तुम मुझे जाने दो, और जहां तुम जाना चाहो मुझे जाने दो। फिर हम एक रास्ता बना लेते हैं कि तुम लेफ्ट से चलने लग जाओ, मैं राइट से, मैं इधर से चलने लग जाऊं। कि इधर जाने वाला इधर से चले जाओ, इधर जाने वाला इधर से, नहीं तो दोनों इधर से जाएंगे तो गड़बड़, दोनों इधर जाए तो कोई इधर उधर जाएगा तो गड़बड़। तो हमने नियम बना लिया कि चलो ऐसा करते हैं कि हम म्यूचुअल रहने के लिए नियम बना लेते हैं। उन नियमों को बाद में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, नोटिफिकेशन को बाद में जुर्माना लगा देते हैं कि तुमने रेड लाइट क्रॉस कर दी थी इसलिए अब तुम दो 1000 रुपया। बनाया था नियम हमने ठीक ठाक रहने के लिए, उन्होंने थोप दिया हमको फाइन ठोकने के लिए। उसने कहा कि भाई तुम जैसे मर्जी जिंदा रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको हेलमेट पहनना चाहिए, सिर बचाना है। सब लोगों ने कहा भाई बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नेताजी, हेलमेट तो पहनना चाहिए। तो भाई काम कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं कि हेलमेट पहनकर चलना चाहिए। कि हाँ, नियम बना लेते हैं कि हेलमेट पहनकर चलना चाहिए। तो पहली पीढ़ी कहती है हेलमेट पहनकर चलना चाहिए, अगली पीढ़ी को पता चलता है कि ये तो उधर तो नेताजी ने जुर्माना ठोक दिया कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो 1000 रुपए का जुर्माना ही लग जाएगा, घर पे चिट्ठी आ जाएगी। अरे भैया सिर मेरा है, मेरा फूटे टूटे मरूं जीऊं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें टेंशन काहे को हो रही है मेरे हेलमेट ना पहनने से? देखो कमाल की बात, समझे बात को? मैं आपके किसी अधिकार को अगर छेड़ रहा हूं तो गलती है मेरी, फिर तो हम लोग बैठ करके समाज के तौर पर तय कर लेते हैं कि ये सजा होनी चाहिए, और वो सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी से उसकी जिंदगी ना छीन ले, जब तक कि वो आदमी इतना खतरनाक ना हो कि वो दूसरी की जिंदगियों के लिए मतलब खतरनाक हो। आप अभी आए हैं क्या? जिसने ये दिया है अभी आए हैं क्या आप? अब तो सुबह बात नहीं हुई रुपए वाले मसले पे, तो जो समझ नहीं आया वो सवाल पूछिए ना। शामिल नहीं हो पाए? हाँ तो फिर आप अकेले हो ना जो शामिल नहीं हो, इस पे बात हो चुकी है। तो रुपए पे तो बात हो चुकी ना।
हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे बात। ऐसे असल में क्या है कि इसीलिए हम 3 दिन रखते हैं कि तीनों दिन हम रुकें, है कि नहीं? वो ताकि हमको, हम सारे के सारे, जैसे भाई ने लिखा है कि भाई लोन के मुद्दे पे बात कीजिए, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिसकी वजह से घर जमीन बिक रहा है। आप समझ रही है इस बात को? भाई पहले ये बताओ कि जो हम शुरू में बात किया था, हमारी जिम्मेदारी है आपके घर बचाने की, आपकी जिम्मेदारी भी है समाज बचाने की। टू बी फ्रैंक, हम सारे अलग अलग मुद्दों पे इसलिए बोल रहे हैं ना कि भैया जिसका जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको उस मुद्दे पर चलना है। हम तुम्हारे मुद्दे पर तुम्हारे साथ तब आएंगे जब तुम हमारे मुद्दे पर हमारे साथ आओगे, तभी बनता है ना। तब तो हमारी ताकत बनती है 100 गुना। और 10 आदमी एक मुद्दे के, 10 आदमी एक मुद्दे के, एक आदमी एजुकेशन पे है, वो बोलता है कि मैं हेल्थ वाले पे तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, हेल्थ वाला बोल रहा है मैं राजनीति वाले में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। आदमी तो वही है हमारे पास, तो फिर वो केवल अपने अपने मुद्दों पे बात करेंगे तो गड़बड़ होगी। हमको सबके मुद्दों को समझना पड़ेगा। अगर आपको यह लग रहा है कि जो मैंने बोला है अपने अधिकार एक्सेस करने वाली बात, ये आपके लोन के मुद्दे से जुड़ी नहीं है, तो इसका मतलब अभी हम मोर्चे को समझे नहीं। ये प्रकाश भाई ना आपका नाम? तो प्रकाश भाई, इसका मतलब है आप मोर्चे को समझे ही नहीं। भाई हमने आपको यह कहा है, यहीं पे तो आ रहे हैं अधिकारों पे। जब हम आते हैं रुपए वाले मसले पर भी तो आपका अधिकार ही बताते हैं ना हम। और क्योंकि हम सुबह कर चुके हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आएगा आगे रुपए, अब रुपए वाले मसले भी आ रहे हैं लास्ट में ना, तो उस पर भी आएगा। तो अभी 2 दिन है अपने पास, काहे को चिंता करते हो? मतलब आज का आधा दिन पड़ा है, कल का भी आधा दिन पड़ा है, तो कल तक चर्चा होगी। हम यहां जो व्यक्ति आए हैं इनके सवाल पहले आ चुके हैं ये, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो यहां आए हैं उम्मीद करके कि हमें अपनी बात का, अपने सवाल का जवाब मिले, तो सबको मिल जाए, तो आपको भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। ऐसा क्या करें जिससे लोगों को कोर्ट कचहरी और थाना ना जाना पड़े? बताओ भाई क्या करें? कोर्ट कचहरी थाने पे ताला लगा दो, वहां भर्ती होना बंद हो जाओ, नहीं जाना पड़ेगा, बात खत्म। लेकिन हर समस्या को समाधान गांव के लोग ही आपस में मिल बैठकर कर लें। अब अगर इस बात को आपने समझ लिया, लोन वालों ने, और अगर पूरा गांव मिलकर फैसला लेने लग जाए, तो क्या किसी का घर नीलाम हो सकता है? हो सकता है क्या? बैंक वालों की या पुलिस वालों की औकात है गांव में आ जाएगा? मतलब ही नहीं है। तो ये वाला सवाल भी लोन वालों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी ठीक करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, पर ऐसा क्या करें कि बीमार ही ना पड़े? भाई आप लोगों को, बहुत से लोगों को सरकार की बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड जो है वो इसलिए बनवाना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कहीं बीमार ना पड़ जाएं। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के चक्कर में आपको आधार कार्ड बनवाना पड़ता है, और आधार कार्ड आपकी सारी प्रॉपर्टियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या बीमार ना होना आपके लोन वाले मसले से अलग है? घूम के वहीं जा रहा है ना। यानी कि आपकी जमीन नीलाम होने में आयुष्मान कार्ड वाले का भी रोल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कैसे मैं बताता हूं, देखिएगा। पहला पार्ट है, ऐसा क्या करें कि कोर्ट कचहरी और थाना ना जाना पड़े। आप में से किस किस का वास्ता पड़ा है पुलिस वालों से? हाथ ऊपर ही रखना जब तक मैं ना बोलूं, हाथ ऊपर रखना। अब वो जना हाथ नीचे कर लो जिसको न्याय मिल गया हो थाने से। न्याय मिल गया हो, न्याय नहीं मिला, किसी को ही नहीं मिला यार, हाथ नीचे करो फिर। और ये पूरे देश से पूछोगे तो किसी को न्याय नहीं मिला। लेकिन बेचारे जाते किस लिए हैं? या तो उनको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, चलो अभी तक नहीं मिला आगे मिल जाएगा, या फिर उनके पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। दूसरी व्यवस्था कौन सी? गांव में अपनी पंचायत की। अब वो क्यों नहीं है पंचायत की व्यवस्था? अच्छा,
थाने में गए थे, थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन न्याय जो है या फिर फैसला जो है वो पंचायत के माध्यम से हुआ और हमने थाने में दिया, तब जाकर निपटारा हुआ। ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं कि थाने में निपटारा भी पंचायत के ही माध्यम से हुआ हो, कि बैठ के सुलह कर लो भाई तुम और हमें लिख के दे देना। हाँ जी, सारे लगभग वही लोग होंगे, थोड़े बहुत कम है जिनका भी चल रहा है मुकदमा कोर्ट में, वो अलग कहानी है। लेकिन आखिर में आपको अगर न्याय मिलेगा या फैसला हो कुछ होगा तो वो आपके गांव से, आपके समाज से, आपके लोगों से ही होगा। तो ऐसा क्या किया जाए, सवाल यह है कि हमारा फैसला हमारे गांव में हो जाए। इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि हमको उन लोगों के साथ उस पंचायत में रहना भी है कि नहीं रहना है। भाई एक बात सोच कर देखो, आप गांव में जितने लोग हैं अभी फिलहाल, भविष्य में लोग इससे आधे रह जाएंगे, यानी इससे कम होने के चांसेस हैं या इससे ज्यादा होने के चांसेस हैं? कम होने के चांसेस हैं, मतलब शिफ्ट होने की वजह से। पलायन छोड़ दो, पलायन नहीं, वहीं रहना। हम ये मान के चलें कि कोई पलायन नहीं कर रहा है, एक भी आदमी पलायन नहीं कर रहा है, तो भविष्य में ज्यादा हो रहे हैं कि कम? क्योंकि पलायन होकर के वहां बढ़ जाएगा, दूसरी जगह बढ़ेगा। तो अभी हम पलायन भी रोक सकते हैं ना इस माध्यम से, जो बात मैं कहने जा रहा हूं। कल वहां जब हम बैठे थे शाम को सेशन के बाद नीचे बैठे, तब कौन कौन था जो डिस्कशन में शामिल था? हाथ खड़ा करो। ये लोग शामिल थे। अगर हम रात वाली बात को इंप्लीमेंट कर देते हैं, कोई चांसेस हैं कि परिवार समाज एक दूसरे से जुड़ना चालू करेगा? किस किस को यकीन है? हाथ खड़ा करो। सारों को यकीन है। यानी रात को जो उस डिस्कशन में शामिल थे, आपने बोलना है कुछ? आपने? आजा फिर, आओ आओ आओ, यहां बैठो। बोलो। सबको सादर नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम विश्वानि देव सवितर् दुरितानि पराशुवा, यद्भद्रं तन्ना आशुवा। केवल भारत वर्ष नुहे, समग्र विश्व आदि श्रमण महर्षि मनु पर्वतराज हिमालय शिखर प्रदेश दंडायमान होई महामहिम भारत वर्ष गौरवकारिमा घोषणा करबाकु जाई उदात्त कंठरे शुणाइथिले। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना संचरित्रं शिक्षेन पृथिव्यां सर्वमानवाः। एही आर्यावर्त देश रे जन्म ग्रहण करिथिबा ब्राह्मण अर्थात विद्वान मानक निकटरू अन्य देशवासी समस्त लोक निज निज योग्य विद्या
ଓ ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କଥିତ ହୋଇଛି, ଗାୟନ୍ତି ଦେବା କିଳା ଗୀତିକାନି ଧନ୍ୟସ୍ତୁତେ ଭାରତ ଭୂମ୍ୟାଗେ ସ୍ୱର୍ଗାପବଗ୍ରାସ୍ପଦମାଗ୍ରେ ଭୂତେ ଭବନ୍ତୁ ଭୂୟଃ ପୁରୁଷଃ ସୁରତ୍ୱତ୍। ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଆମ୍ଭ ଦେବଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଦେବଗଣ ନିରନ୍ତର ଏହିପରି ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। अरे वाह, हो गया? क्या और भी रखता है? बोला क्या है आपने? मुझे तो समझ में नहीं आया। उड़िया में बोला था? अच्छा। हाँ, जो संस्कृत में बोला वो तो बड़ा अच्छा बोला। चलो कोई नहीं। देखा, अब थोड़े दिनों में फिर एक दिन इस बच्चे को मोबाइल मिल जाएगा। अब उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है ना आप सभी के बच्चों के लिए, कि आप उनको बचपन में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सिखाएंगे, आप उनको तैयार करेंगे, आपको लगेगा ये भारत का भविष्य बनेगा, और फिर उसे सिनेमा मिल जाएगा, वीडियो गेम मिल जाएगा, या फोन मिल जाएगा, या रील मिल जाएंगी, या कोई कार्टून मिल जाएगा, और फिर वो बताएगा कि मुझे तो ये करना है उसके हिसाब से। अब इससे बचने का क्या तरीका है? ये भी वहीं आता है। हमारे घर नीलाम होना से बचना है, वो भी वहीं आता है, और दूसरे जो मसले हैं वो भी वहीं आते हैं। उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का एक ही तरीका बचता है, समाज। और समाज इकट्ठा कब होगा? जब समाज को एक दूसरे की जरूरत होगी। एक दूसरे की जरूरत कब होगी? वो देखो, वो लोन वाले पीछे वो रील देख रहे हैं। आए यहां रील देखने, रील तो घर पे ना देख लेते। हैं? समाज एक दूसरे का पूरक कब बनेगा? जब एक दूसरे की जरूरत होगी। और एक दूसरे की जरूरत हम लोगों को पता कैसे चलेगी कि हमको एक दूसरे की जरूरत है? आप बताओ, पूरे गांव में पिछले 10 सालों में कितनी बार गांव के अंदर गांव के असल मुद्दों पर बैठकर गांव के प्रबुद्ध लोगों ने चर्चा की है? कितनी बार बताओ जरा? कभी भी नहीं। मतलब कभी भी नहीं। मैंने अपने गांव में आज तक कभी चर्चा होते नहीं देखी। मैं 46 साल का हो गया। और आप तो हमसे ज्यादा उम्र के हैं। कितनी उम्र है आपकी? हैं? शरीर की उम्र बता दो। 65 हो गई होगी। 58 साल की इनकी उम्र है। आपने भी 58 साल में कोई बड़ा ही, कोई ज्यादा बड़ा जघन्य कुछ हो जाए तो उस पर पंचायत होती देखी होगी, मंत्रणा होती आपने भी नहीं देखी होगी। हाँ, बचपन में खूब देखी, वो भी चौपालों में वैसे होती थी भाई, कुदरती लोग आए और चर्चा हो रही है डेलिबरेटली कि आइए, आकर फलानी जगह पर इकट्ठा होते हैं और गांव में हमारे बच्चे इतने बेरोजगार क्यों हैं, इस पर बात करते हैं। आइए, हमारे बच्चों में बढ़ रही जो प्रवृत्तियां हैं इस पर बात करते हैं। आइए, गांव का सारा गांव कर्जे में है, इस पर बात करते हैं। सबको पेस्टिसाइड देना पड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। आइए, किसान की जमीन नीलाम हो रही है, उसको कोई पैसा नहीं मिलता, उसको एमएसपी नहीं मिल रही, दूसरी चीजें नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, इस पर बात करते हैं। क्यों करना पड़ रहा है? मैंने जो सवाल पूछा था कि आज से 10 साल बाद यदि आपके गांव में 10 साल में कोई आदमी गांव से ना जाए बाहर, तो आपके गांव में संख्या ज्यादा रहने वाली है कि कम होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। अगर असली वैक्सीन नहीं लगी हो तो। असली लगी होंगी फिर तो कम ही होंगी 10 साल बाद। वो तो निपट लेंगे तब तक लगे हुए। लेकिन यह तय है कि आज जितना बच्चा गांव में है उतना ही जवान है, उतना ही उससे, क्योंकि हर साल जितना बच्चा पैदा होता है उतना ही होता है हर साल बच्चा पैदा। क्यों जी?
यानी हर साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो हर साल बढ़ते जाएंगे और एक एक साल एक एक नया बच्चा पैदा होता जाएगा। तो जो बच्चे आज पहली क्लास में हैं, जब वो दूसरी क्लास में चले जाएंगे तो उतने ही बच्चे पहली क्लास में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? यानी आपको हर साल पहली क्लास पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, हर साल आपको दूसरी पढ़ाने के लिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11वीं, 12वीं पढ़ाने के लिए चाहिए। तो आपकी जब बच्चे भी रहने वाले हैं, गांव भी रहने वाला है, बच्चों को भी पढ़ाया जाना है और हमेशा से पढ़ाया जाना है। जब वो बच्चे हमेशा से पढ़ाए जाने हैं तो ठेके पर मास्टर भर्ती क्यों होगा? बताओ जरा। जब बच्चों ने रहना ही है गांव के अंदर और उन्होंने पढ़ना ही है और इतने ही बच्चे रहने हैं, तो ठेके पर टीचर क्यों चाहिए? अगर इतने लोग हैं, उतने ही रहने हैं, तो शहर भी वही रहेगा, दुकानें भी वही रहेंगी, जरूरतें भी वही रहेंगी, सामान भी लेकर आना जाना पड़ेगा, हमें आना जाना पड़ेगा ही। तो प्राइवेट व्हीकल से क्यों जाना पड़ेगा? जब इतने लोगों ने हर रोज जाना ही जाना है, उसी टाइम जाना है, उसी टाइम आना है, तो यह व्यवस्था क्यों नहीं है? हमको इतना कर्जा क्यों लेना पड़ेगा? हमारी व्यवस्था वो क्यों हो जाएगी कि हमसे कर्जा चुकता नहीं होगा तो हमारे घर नीलाम हो? अगर हम घर में इतने 4-7 लोग हैं तो हम 4-7 लोग रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, हमको घर की जरूरत है, हमारे बच्चों को भी घर की जरूरत रहेगी, तो घर नीलाम होने वाली पोजीशन पर क्यों आएगा? किसी बैंक को घर नीलाम करने की आजादी कैसे दी दी? आपको, आपके पिताजी को घर चाहिए तो बच्चों को भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो किसी भी बैंक ने अगर घर नीलाम कर दिया था, घर के कागजात अगर गिरवी रख लिए थे, तो उसको नीलाम करने की आजादी कौन सी सरकार दे रही है? उस सरकार को नहीं पता है क्या कि अगर बाप पैसा नहीं कमा पाएगा तो घर नीलाम होगा? क्या पता नहीं है सरकार को? अरे भैया, घर नीलाम, घर कब, किसी बैंक को मॉर्गेज रखा है, कोई चीज, कोई जमीन रखी है, तो मालूम नहीं है क्या बैंक उनको, सरकार वालों को या बैंक वालों को, कि चुकता नहीं कर पाएगा तो ऐसा होगा? तो ऐसी हालात क्यों आए कि वो चुकता ना कर पाए? उसका धंधा चौपट हो तो जिम्मेदार कौन? उसके ऊपर गलत नीतियां लगे तो जिम्मेदार कौन? उसकी नौकरी चली जाए तो जिम्मेदार कौन? अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा, उसके पास रोजगार नहीं है, बीच में रोजगार छिन गया, तुमने जीएसटी लगाई, नोटबंदी की, दूसरे काम किए, तो उसका जिम्मेदार कौन? बताओ ना, कोई तो जिम्मेदार होगा। फिर वो कहेंगे जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारे शौक महंगे हैं, क्योंकि तुम ज्यादा पैसा खर्च करते हो, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा गाड़ी लेके रखते हो, क्योंकि तुम नालायक हो, इसलिए तुम्हारा घर नीलाम हो रहा है। वो देखो, शर्मा जी का तो नहीं हो रहा, वर्मा जी का तो नहीं हो रहा। लेकिन इस सवाल पर बैठकर पूरे गांव में चर्चा कितनी हुई? शून्य। और अगर चर्चा नहीं हुई तो समाधान होगा कभी? डीसी नहीं करेगा, एसपी नहीं करेगा, तहसीलदार नहीं करेगा, आपका मास्टर जी, वकील, जज, पटवारी, दुकानदार, कोई नहीं करेगा इसका समाधान, इसकी चर्चा। और जो गांव छोड़कर भाग गए, हम जैसे डरपोक, समस्या से डरकर भागने वाले, कि जाकर शहर में शिफ्ट हो जाओ, गांव में कुछ नहीं रखा है ना तो शहर भाग जाओ, वो भी आके गांव की समस्या पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो भाग चुका है गांव से। भगोड़े लोग नहीं चर्चा करते कभी समस्याओं के बारे में, वो भागना जानते हैं समस्याओं से। तो चर्चा कौन करेगा? गांव का आदमी। गांव का आदमी कब करेगा? जब उसको चर्चा करनी आती हो। चर्चा करनी कब आएगी? जब उसने पढ़ा हो, जब उसने सुना हो, जब उसको सारे पहलुओं का पता हो, जब वो सत्य को जानता हो, जब वो अपने स्वार्थ से निकल जाएगा, जब उसे लगेगा कि मैं, सिर्फ मेरी समस्या नहीं है ये, हमने लोन वाला मसला इसलिए नहीं उठाया था कि मेरा कोई लोन था, मेरा कोई लोन नहीं था, मुझे बैंक वालों ने कभी परेशान नहीं किया, ना कर सकते, ना उनकी कोई औकात है, वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ छल हो रहा है, तो इन लोगों को बताएगा कौन?
बताएगा तो वही ना जिसको पता होगा, और पता है जिसको वो ही चुप बैठा है, तो भाई समाधान कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो न्याय प्रणाली के लिए तो आपको पूरे गांव में से 5 ऐसे आदमी ढूंढने पड़ेंगे, कम से कम 5 ऐसे आदमी जिनको यह पता हो न्याय होता कैसे है। और 5 कौन हैं? पंच परमेश्वर बोलते हैं ना, 5 लोग न्याय प्रणाली में शामिल। वो 5 कौन है? पहला, ब्राह्मण। पंडित जी नहीं, ब्राह्मण माने ज्ञानी, जो चीजों का ज्ञाता हो, जिसे पता हो हमारे पुरखे किन बातों को सही बोलते थे, किन को गलत बोलते थे, क्या है जीवन जीने का आधार, क्या है प्रकृति के नियम, क्या है तरीका, क्या है मानव जीवन और क्या है इस पे चलने का इसके सलूक, वो बताने वाला आदमी एक। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की लड़ाई लड़ना जानता हो, क्षत्रिय जिसे हम कहते हैं। हनुमान जैसा आदमी कि रावण बीवी तो उठा के ले गया राम की, पूंछ अपनी जलाए फिरता है? कि नहीं कि चलो प्रभु मैं ढूंढ के आता हूं, मैं चलता हूं उधर। तीसरा, ऐसा व्यापारी जो शुभ लाभ कमाता हो। शुभ लाभ कौन है? जिसने कोई ऐसी चीज अभी तक ना बेची हो जिससे किसी का नुकसान ना होता हो। केमिकल वाला ना कुछ बेचता हो, पैकेट वाला कुछ ना बेचता हो, खुद अपने हाथ से बनाता हो, शुद्ध प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करता हो। शुभ लाभ कमाने वाला वैश्य, व्यापारी। और चौथा, अपने हाथ से काम करने वाला कारीगर, जिसे शूद्र कहेंगे। वो किसान भी हो सकता है। ये कोई मनुवाद नहीं है कहीं सोचे कोई, और वो कोई बुरा नहीं है उसमें से कोई चीज बढ़िया उठा ली जाए, समझे ना? मतलब 4 वो लोग जो अलग अलग तबके से डील करते हो। आपके पंचायत में निर्णय आ गया, व्यापार से जुड़ा निर्णय आ गया, क्षत्रिय कैसे दे देगा भैया उसके ऊपर निर्णय? मुझे पता ही नहीं कैसे होता है व्यापार, तो मैं कैसे दे दूंगा? कोई भी आदमी तो हर मसले पर जानने वाला एक आदमी होना चाहिए ना। और 5वां आदमी चाहिए आदिवासी, जो धरती माता को, प्रकृति को सबसे ऊपर मानता हो, जिसके लिए प्रकृति के नियम सर्वोपरि हों। इन चारों के नियमों से भी ऊपर प्रकृति के नियम हैं। ये 5 लोग जिस पंचायत में होंगे, वहां न्याय होने की गुंजाइश है। जहां अपने अपने पक्ष के कि 5 आदमी मैं अपने ले आऊं, 5 आदमी आप अपनी तरफ के बोलने वाले ले आओ, वो कोई पंचायत थोड़ी ना होती है, हैं? वो तो गैंगवार होती है कि उसको इस पे आरोप लगाने हैं, उसको उसके आरोप लगाने हैं। गैंगवार तो जीतने हारने की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं? और जब उनको बचाने निकलोगे, जब पता चलेगा कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इससे पूंजीवाद को निकालने के लिए पूरे समाज को एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा। उस पर बैठकर चर्चा होगी लंबी। कल मैंने करी थी लगभग 1 घंटा आधा घंटा वहां बैठ करके हमने, इसके बाद सेशन के बाद, और फिर से कर लेंगे हम लोग जब भी। अभी तो टीम 500 बनेगी, खास लोगों के साथ उस पर चर्चा करेंगे कि पहले आप लोगों की, जो लोग सच में समाज में जाकर काम करना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, पहले वो तो एक मत हो जाएं, पहले वो तो बातों को समझ लें, अपनी कह लें, हमारी सुन लें, दोनों सुन सुना के जो आप में से बढ़िया मिले हम ग्रहण कर ले, जो हमसे ठीक मिले वो आप, जो यूज होने का आया करके, और फिर एक मत हो जाएं। एक मत होने के लिए ही मतलब सालों लग जाएंगे हमको भैया, ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन जब चलेंगे फिर हमको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तब हमारे पास गांव के व्यक्ति के हर सवाल का जवाब होगा। हम अटकेंगे तो वहीं ना, जहां सवाल पे अटक गए वहीं समस्या के समाधान पर अटक गए। जहां तक नहीं अटके तब तक चलेगा, तब तक हमको पता है कि ये वाली चीज काम करने के लिए और इस पे जो है इस तरह के आदमी चाहिए, और इन आदमियों को ढूंढने के लिए यहां जाना पड़ेगा। तो जब उसमें से पूंजीवाद निकालना है तो आपको प्रकृति बचानी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति के पास आपके प्रत्येक सवाल का जवाब है। हमको वो सुनना आना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं इलाज से संबंधित भी आगे थी कि बीमारी हो जाए तो क्या हो जाए।
आपको पता भी नहीं होता कि आपके आंगन में, आपके घर के पीछे दीवार पे, आपके पड़ोस में कैसे कैसे पौधे, कैसे कैसे औषधीय पौधे, कैसी कैसी जड़ी बूटियां आपके पास पड़ी हुई हैं। आपको उनके बारे में भी नहीं पता होता, आपको उनका इस्तेमाल पता नहीं होता, और हम लोग उनको वेस्ट समझ के ऐसे ही काट करके ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन जो प्रकृति को मानने वाला आदमी होगा, प्रकृति के नियमों को मानने वाला आदमी, वो कभी भी किसी पौधे को कभी नहीं काटता। उसको मालूम है कि इसका कोई ना कोई उपयोग है, उसको अगर प्रकृति ने दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको कंप्लीट करूं उससे पहले मैं वैद्य जी से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो आए, एक बार हम लोगों को ये बता दें जो लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि हम सब लोगों को आपके घर में पड़े हुए औषधीय पौधों के बारे में जानकारी हो कि इनका उपयोग क्या है। आप यहीं आ जाइए, आ जाइए ना, यहीं आइए। पीछे से हो जाइए, पीछे होकर बैठना पड़ेगा, या यहीं पे बैठोगे, यहीं बैठोगे तो ये बैठ जाओ। चलिए।